यूनिवर्सिटी टाइम ख़त्म होते ही इसने पहले इज़ा को घर छोड़ा, इसके बाद ऑफिस चला गया। अगर यूनिवर्सिटी में इस वक्त जॉब कर रहा था तो सिर्फ इज़ा की वजह से। जब इज़ा की पढ़ाई मुकम्मल हो जानी थी तो वो भी मुस्तकिल तौर पर साहिर के साथ शाह इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाला था। इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन सीखने ही से तो काम आना था। शामिर, ये क्या है? इस वक्त वो स्टडी रूम में बैठा किताब पढ़ने में मसरूफ़ था जब गुस्से से भरी हयात वहाँ पर आई। शामिर ने नज़र उठाकर इसे देखा, लेकिन इसके हाथ में मौजूद चीज़ को देखकर झटके से उठ बैठा। ये कहाँ से मिला तुम्हें? अम्मा साई ने कहा था आपकी अलमारी साफ़ कर दूँ, इतने महीने से नहीं हुई है, वहीं से मिला ये मुझे। हयात, ये मेरा नहीं है। ये आपका नहीं है? इसने आंखें छोटी करके इसे घूरा और इस मैगज़ीन को गुस्से से दूर फेंका था। पता नहीं वो शामिर को कहाँ से मिला था, जिसमें लड़कियों की तस्वीर मौजूद थी और जिस तरह के इन्होंने कपड़े पहने थे। इसे देखकर ही हयात को इंतहाई शर्म महसूस हो रही थी। पता नहीं शामिर इसे उठाकर कैसे ले आया। ना सिर्फ उठा लाया बल्कि बड़ी शान से इसने अपनी अलमारी में भी रखा था। मुझसे झूठ मत बोले शामिर। मम्मा, मतलब मेरा है, लेकिन कसम से ये मेरे पास हमारे निकाह से पहले पहले से रखा हुआ था। ज़रूरत क्या थी ये घटिया चीज़ लाने की? आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो सुन ले, बल्कि अच्छा है सुन ले। आपके सब कारनामे बताती हूँ मैं सबको। गुस्से से इसे घूरती वो वहाँ से जाने लगी जब शामिर ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ा, कहीं वो सच में जाकर किसी को बता ना दे। हयात, कसम से ये मेरे दोस्त ने दिया था, मुझे तो पता भी नहीं था क्या है। मजाक में ऐसे ही दे दिया था, बस छोटी ही सब तो बात है। और आपने इसे रख कर और आपने इसे अभी तक संभाल कर रखा है। हाँ, वो मैंने फेंकना भूल गया था, इसने जल्दी से कहा। या फिर ये कुछ ज़्यादा ही हसीन है कि फेंकने का दिल नहीं चाहा। उसने मैगज़ीन उठाकर इसके सामने किया और इसके सीने पर मारकर वहाँ से चली गई। शाह ने अपना सर अजलत में खुजाकर मैगज़ीन उठाया। अभी इसे फेंकना क्या ज़रूरी था? अगर इसका बाप ऐसी कोई चीज़ इसके पास देख लेता तो बिना किसी चीज़ का लिहाज के इसका गाल लाल कर देता। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत जो इसके सर आ चुकी थी, वो थी हयात की नाराज़गी। घर में दाखिल होते ही इसे किचन से खटपट की आवाज़ें सुनाई दी, जिसे सुनकर वो किचन में चला आया, जहाँ ईज़ा किचन स्लैब पर खड़ी न जाने क्या कर रही थी। माहिर ने गुस्से से इसे देखा और इसके करीब जाकर इसे खींचकर अपनी बाहों में पकड़कर नीचे उतारा। ये क्या हरकत है ईज़ा? ऊपर चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? वो मैं आटे का डब्बा उतार रही थी। इसके चीखने पर ईज़ा ने मिनमिनाते कहा था। क्यों? क्या ज़रूरत थी उतारने की? मुझे भूख लग रही थी। इसने देखा और इसके कान के करीब होकर आहिस्ता से कहा। मुलाज़िमा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाती, पर मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि इसे बुरा लग सकता है। तो यहाँ खड़ी तुम क्या कर रही थी? वो मैं खाना बना रही थी तो आटे का डब्बा ऊपर रखा है, मैं बस वही उतार रही थी। इसने ऊपर रखे डब्बे की तरफ इशारा किया। तो किसी और से उतरवा लेती। इस वक्त कोई नहीं था, आप उतार देंगे? छोटे कद वाले लोग पीछे रह रहे पीछे ही रहे तो अच्छा है। छोटे कद वाले लोग पीछे ही रहे तो अच्छा है। मायर ने इसे थोड़ा सा पीछे किया, जबकि इसके कहने पर इज़्ज़ा ने घूर कर इसे देखा। वो इसके कद का मजाक बना रहा था। डब्बा कुछ ज़्यादा ही पीछे रखा था। माहिर ने हाथ बढ़ाकर इसे उतारना चाहा, जब वो आटे का डब्बा अध खुला ढक्कन के बायस सीधा नीचे आ गिरा। शायद किसी मुलाजिम ने लापरवाही से रख दिया था। डब्बा धड़म से इज़ा के कदमों में गिरा, जबकि गिरने से पहले इसमें मौजूद आटा उछलकर इज़ा पर गिर चुका था। इसे देखते ही पहले माहिर हैरान हुआ, लेकिन फिर किचन में इसका जानदार कहकहा गूंजा था। इज़ा को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था वो किसी चक्की में काम करके आई है। लंबे कद वाले लोगों ने क्या कर दिया? इज़ा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, लेकिन बिना वो कुछ इसकी सुने बस हंसे ही जा रहा था। इज़ा ने आटे के ड्रम में इज़ा ने आटे के डब्बे में बचा हुआ आटा निकाला और इसे माहिर की तरफ उछाला, जिसकी वजह से इसकी हंसी को ब्रेक लगी थी। ये क्या हरकत है? आपने भी तो फेंका था। वो सिर्फ गलती से हुआ था इज़ा, लेकिन मैंने जानबूझकर फेंका है। इसने मजीद आटा निकाल कर इसकी तरफ फेंका, जिस पर माहिर ने मस्तूई गुस्से से इसकी जानिब देखा। रुक जाओ, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। इसकी हालत देखकर अब हंसने की बारी इज़ा की थी। इन दोनों की इस लड़ाई की वजह से थोड़ी ही देर में किचन किसी मैदान जंग से कम नहीं लग रहा था। ये क्या हो रहा है? आहत की आवाज़ पर वो दोनों इसकी जानिब मुतवज्जे हुए। वो कब आया इन्हें पता नहीं चला था। आप दोनों ये क्या कर रही हैं? किचन और इन दोनों की हालत देखकर आहान का सदमा ही खत्म नहीं हो रहा था। इसके कहने पर माहिर ने इज़ा की जानिब देखा और इज़ा ने माहिर की तरफ इशारा किया। ये माहिर सर की वजह से हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, ये इज़ा की गलती है। खैर, जिसकी भी गलती है कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय करो। मैं तो बस माहिर लाला को इनका फ़ोन देने आया था। आप ऑफिस में भूल गए थे। आहान ने जेब से मोबाइल निकाल कर किचन स्लैब पर रखा और वहाँ से चला गया।
इसके जाने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। यह आपकी गलती है। मेरी गलती? हाँ, मेरी सारी भूख भी ख़त्म हो गई और अब मैं कुछ बनाने भी वाली नहीं हूँ। अच्छा, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। बताओ क्या खाओगी? चिकन टिक्का, बिरयानी, रेशमी कबाब और आइसक्रीम। अब इतना मंगा ही रहे तो कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लीजिएगा। माहिर हैरत से कभी इसे देखता तो कभी इसकी कही गई चीज़ें दोहरा रहा था। ये सब तुम खाओगी? हाँ, आप ऑर्डर कर दी, मैं तब तक शावर ले लेती हूँ। अपने हाथ और कपड़े झाड़ती वो कमरे की जानिब चली गई थी। माहिर ने ऑर्डर करने के लिए अपना मोबाइल उठाया, लेकिन फिर एक ख्याल आते ही लबों पर मुस्कुराहट भी कर गई। इसने मोबाइल वहीं रखा और खुद भी कमरे की जानिब चला गया था। मेहर नाम कैसा है? नहीं, अच्छा नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का सा दिखाए ना। इस वक्त वो आर्यन की गोद में बैठी अपने होने वाले पोता पोती के नाम ढूंढ रही थी, लेकिन कोई अच्छा नाम इसे मिल ही नहीं रहा था। आर्यन इसे 200 से ज़ायद बच्चों के नाम दिखा चुका था, लेकिन हर नाम सुनते ही वो इनकार कर देती। किस्वा पहला हक माहिर और इज़ा का होगा। वो अगर तुम्हें कहेंगे तो तुम नाम रखना, वरना ये काम उन्हें ही करने देना। क्या मतलब? मैं पहली बार दादी बनने वाली हूँ, अब उनके नाम भी नहीं रख सकती? रख सकती हो, लेकिन इस पर सबसे पहला हक इसके माँ बाप का होगा। उसके बिगड़े मूड को देखकर आर्यन ने नरमी से कहा था, नहीं, मैं इनके नाम रखूंगी। और अगर माहिर ने मना किया ना तो फिर? वो कुछ कहते कहते रुकी। तो फिर? इसके कहने पर आर्यन ने कहा, जैसे जानना चाहता हूँ वो क्या करेगी। मैं माहिर से नाराज़ हो जाऊंगी। उसने मुंह बनाया, लेकिन फिर खुद ही अपनी बात की नफ़ी कर दी। बल्कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं पहला हक तो इन्हीं का बनता है शाह। चलो, बिल आखिर इसे आर्यन की बात समझ में तो आ गई। वही तो कह रहा हूँ जाने शाह। इसके बालों में हाथ फंसाकर आर्यन इसके लबों पर झुका था। जब कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, किस्वा को गोद से उठाकर इसने दरवाज़ा खोला, जहाँ शामिर मुंह लटकाए खड़ा हुआ था। क्या बात है शामिर? इसकी बात का जवाब देने के बजाय वो कमरे में दाखिल हुआ और जाकर किस्वा के बराबर बैठ गया। मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो गई है बाबा साईं। तो यहाँ आने से वो मान जाएगी? नहीं, मैंने सोचा वो मुझसे नाराज़ है तो आपको आपकी बीवी के पास कैसे छोड़ दूँ। इसने अपना सर किस्वा की गोद में रख दिया था। शामिर, उठ और कमरे से निकल जा। अम्मा साईं, आपके शौहर मुझे कमरे से बेदखल कर रहे हैं। शाह, अब आ गया तो रहने देना। इसने शामिर की हिमायत की थी। तुम चुप करो और बेटे को तो तुम चुप करो और बेटा तो शुक्र कर, कमरे में से बेदखल कर रहा हूँ, वरना जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, कभी कभी तो दिल चाहता है जायदाद से बेदखल कर दूँ। तो कर दें, नहीं चाहिए मुझे आपकी जायदाद, मैं खुद मेहनत करूँगा, अपना नाम बनाऊँगा। किस्वा की गोद से उठकर इसने ड्रामेटिक अंदाज में कहा, जिस पर अपना सर हिलाकर आर्यन ने अपना मोबाइल उठाया था। क्या कर रहे हैं बाबा साईं? वकील को फ़ोन कर रहा हूँ ताकि तेरी ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गए। जा रहा हूँ अपने कमरे में। शराफत से उठकर वो कमरे से चला गया। किस्मा ने खफगीसी से देखा, इसके बेटे को कमरे से निकाल जो दिया था, लेकिन इसकी सारी खफगी को नज़रअंदाज करते आर्यन ने इसे अपने करीब खींचा था। इसके वॉशरूम में दाखिल होते ही माहिर भी अंदर आ गया, जिस पर रिजा ने घबरा कर इसकी जानिब देखा। यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से। मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी हेल्प करने आया था। मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, आप जाएं। इसकी कमर के गेट बाजू हमाल करके माहिर ने इसे अपने करीब किया और इसे लेकर शॉवर के नीचे खड़ा हुआ। शॉवर खोल दिया। माहिर सर, प्लीज़ जाएं। इज़ा ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे फासला बनाना चाहा, और इसकी इस हरकत पर माहिर ने इसके दोनों हाथ पीछे इसकी कमर से लगाए, इसे अपने मज़ीद करीब किया। इतना कि अब इन दोनों में 1 इंच का भी फासला नहीं बचा था। वो गहरी निगाहों से इसे देख रहा था। बेबी पिंक कलर की फ्रॉक में इज़ा का भीगा सरापा एक दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था। इसने आगे बढ़कर इसके दोनों गालों को अपने लबों में लिया, जिस पर इज़ा ने अपनी आंखें मींची। माहिर ने मुस्कुराते इसे देखा और इसके भीगे लबों पर झुकने लगा। इसे इज़ा के हाथों को अपनी कैद में इसने इज़ा के हाथों को अपनी कैद से आज़ाद किया, और तब इज़ा को अपनी कमर पर इसकी सरसराती उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। इसने एक बार फिर से इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन इस बार भी नाकाम ठहरी। माहिर ने आस्ता से इसके फ्रॉक की डोरियां खोली, जबकि माहिर की इस हरकत से इज़ा ने सख्ती से इसकी शर्ट को अपनी मुठियों में दबोचा था। हयात तुमसे नाराज़ है। ड्राइंग रूम में इस वक्त वो आलम और मुर्तज़ा के पास बैठा था। जब आलम के वहाँ से जाते ही मुर्तज़ा ने इसकी जानिब देखते कहा, हाँ है, और मान भी नहीं रही है। तुम इसे मना भी तो नहीं रहे हो। मैंने तो नहीं देखा। कोशिश तो कर चुका हूँ। क्यों नाराज़ है? वजह नहीं पूछूंगा। ये तुम दोनों का आपस का मामला है। लेकिन शामिर, मैंने हयात को तुम्हारे हवाले यही सोच कर किया था कि तुम इसका ख्याल रख सकते हो। बेटी है वो मेरी,
और इसे कभी भी अकेला मत समझना। अगर तुम्हारी तरफ से इसे कोई तकलीफ़ पहुँची तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूँगा। हयात बीवी है मेरी बड़े बाबा, मेरी मोहब्बत है, इसका खुद से ज़्यादा ख्याल रखूँगा। मेरी तरफ से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके कहने पर मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया। इसे शामिर से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। अली देखें ये कैसा है? इसने वाइट कलर की छोटी सी शर्ट अली के सामने रखी। इस वक्त वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आए थे और नूर के हाथ में जो शर्ट थी वो बच्चों के लिए थी। नूर के हाथ में शर्ट को देखकर इसे किसी तरह की कोई हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी इस तरह की कितनी ही चीज़ें ले चुकी थी। वाओ, हमारे बच्चों के लिए ले रही हो? इसने नूर के हाथ से वो शर्ट ली, जबकि इसके कहने पर नूर के गालों पर सुर्खी छा गई। नहीं अली, माहिर लाला और जरियाम लाला की बेबी के लिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। नूर ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, कम से कम 4 से 5 साल के बच्चों के लिए है। वो ये कैसे पहनेंगे? बड़े तो होंगे ना अली। नूर कुछ मत कहें, मुझे बस अच्छी लग रही है, मैं लूँगी। बल्कि इसने कहते हुए मज़ीद 2-3 छोटी-छोटी शर्ट निकाल कर अली को पकड़ाई। ये भी ले लेते हैं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। नूर को ये चीज़ें लेनी थी तो भला वो कैसे एतराज़ कर सकता था। इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना वो वैसे भी अपना फ़र्ज़ समझता था। नूर ने अब तक जो भी शॉपिंग की थी इसमें आधा सामान तो इसने बच्चों का लिया था, जिनके आने में भी काफ़ी टाइम बाकी था। हयात, शामीन ने इसके कमरे में दाखिल होकर इसे पुकारा था, जबकि इसके कमरे में दाखिल होते देखकर हयात ने फिर से भरपूर नाराज़गी दिखाते अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया था। क्या मसला है? तुम अभी तक नाराज़ हो? हाँ, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं थी हयात। अच्छा, अगर मैं नंगे लड़कों को देखूं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम्हें देखना है तो मुझे बता देना, मैं खुद तुम्हारे सामने इस तरह से आ जाऊंगा। उफ शामिर, आप जाएं। इसने मुंह बनाते दरवाजे की जानिब इशारा किया था। मतलब जाऊं? नहीं जाऊंगा तो तुम मेरी बात सुनो। नहीं जाऊंगा, तुम मेरी बात सुनो। मैं सॉरी कर रहा हूँ ना, सॉरी सॉरी सॉरी। चेहरे पर मासूमियत सजाए इसने अपने दोनों कान पकड़े थे, जिस पर हयात ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो नाराज़ थी और यही जाहिर करना चाहती थी। कभी दोबारा किसी लड़की को ऐसे नहीं देखेंगे। नहीं देखूंगा, बल्कि तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखूंगा। बस एक शर्त है। क्या? मेरी बीवी मुझे ऐसे नज़ारे दिखाए कि मुझे कहीं और देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। शामिर के कहने पर इसके कान की लौ तक सुर्ख हो चुकी थी। इसकी हालत देखकर शामिर के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई और उसने आगे बढ़कर हयात को खुद से लगा लिया, जिससे इसे हयात की मदद सी आवाज़ सुनाई दी। शामिर, मैं पहन लूँगी ऐसे कपड़े, बस आप कहीं और मत देखना। इसने शामिर के सीने में मुँह छुपा कर कहा था। ठीक है, फिर कल से तुम्हारे लिए शॉपिंग शुरू कर देता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मज़ीद सख्ती से इसे खुद में भींच लिया था। माहिमा पी, इन कपड़ों में मैं बच्ची नहीं लग रही। अपना हुलिया देखते इसने माहिम की जानिब देखा था। माहिर की वजह से न घर में कुछ बन सका और ना ही इसने कुछ ऑर्डर किया था, जिसके बाद माहिर ने यही सोचा था कि इससे अच्छा खाना बाहर जाकर ही खा लिया जाए। साहिर और माहिम आज शाम को ही वापस आ गए थे, इसलिए माहिर ने यही किया था कि पहले वसी के घर जाकर इनसे मिल लिया जाए। इसके बाद वो दोनों डिनर पर चले जाएंगे। वो दोनों डिनर पर जा रहे थे। ये बात सुनते ही माहिम इसे अपने साथ अपने रूम में तैयार करने के लिए ले गई और इस वक्त माहिम की तैयारी की वजह से वो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही कम लग रही थी। अरे नहीं, देखना माहिर भाई को तुम कितनी प्यारी लगोगी। माहिम ने इसका गाल खींचा और इसे अपने साथ बाहर ले गई। माहिर भाई, ये रही आपकी बीवी। माहिर, जो साहिर से बातें करने में मसरूफ़ था, माहिम की आवाज़ सुनकर इसकी जानिब देखने लगा और नज़रें माहिम के पीछे आती इज़ा पर गई और इसे देखते ही माहिर फ़कत गहरा सांस लेकर रह गया। इसे क्या पसंद था माहिम को अंदाज़ा ही नहीं था, इसीलिए अपने अंदाज के मुताबिक वह इसके लिए जीन्स और शर्ट ले आई और इस वक्त इज़ा ने वही पहन रखा था। गले में मफरल डाले हल्के फुल्के मेकअप के साथ इसने बालों को ऊंची पोनी में बांधे था। माहिम, माहिम, मैं अपनी बीवी के साथ लेकर जा रहा हूँ, बेटी को नहीं। आपकी बीवी इतनी कम उम्र है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसने शाने उचकाए, जिस पर माहिर अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए इन्हें अल्लाह हाफिज़ कहकर इज़ा का हाथ थामे बाहर निकल गया। हम भी बाहर चले माहिम। इनके जाने के बाद साहिर इसके करीब आया। साहिर, हम बाहर से तो आए हैं। फिर वहाँ की याद दिला दी। वो बदमज़ा हुआ था, जिस पर माहिम ने अपनी हंसी ज़ब्त की थी। ऐसे मत कहे साहिर, इतना अच्छा वक्त गुजार कर आए हैं। यकीनन साहिर का ये गम सारी ज़िंदगी नहीं जाने वाला था कि माहिम इसके साथ इतने करीब रह कर भी इससे दूर रही है। दिलनशीन बेगम, बस आप जल्दी से मेरी ज़िंदगी में आ जाएं। अब तो आपके बिना सब कुछ अधूरा लगने लगा है। दादा जान ने फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद दादी जान से कहा।
जो इनकी बात सुनकर हंस पड़ी थी। अली के वलीमे पर दादा जान ने इनसे इनका फ़ोन नंबर मांगा था और फिर दादा जान ने ही इन्हें फ़ोन करने में पहल की थी। अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि दादी जान को भी इनसे प्यार वाला एहसास होने लगा था। सच कहते हैं, प्यार उम्र नहीं देखता। खान साहिब, क्या बच्चे मान जाएंगे? दादी जान इन्हें प्यार से खान साहिब ही बुलाती थी। अरे क्यों नहीं मानेंगे, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हमने अपनी ज़िंदगी जीनी है। दादा जान को जैसे इनकी बात पसंद ही नहीं आई थी। तो फिर पहले आप बच्चों से बात करें, फिर ही मुझसे निकाह कर लीजिएगा। ठीक है, बस आप जल्दी से आ जाएं मेरी ज़िंदगी में। अब मेरी उम्र हो गई है, पता नहीं कब सांसों की डोरी टूट जाए। अल्लाह ना करे कैसी बातें करते हैं। इनके कहने पर दादी जान ने अपने दिल पर हाथ रखा, जिस पर दादा जान ने कहका लगाया और अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा होती दादी जान ने कॉल कट कर दी। डिनर के बाद वो ईसा के साथ वॉक पर निकल आया था। गाड़ी इसने ड्राइवर को बुलाकर डिनर के दौरान ही घर पर भेज दी थी और ख़ुद वो ईसा का हाथ पकड़े पैदल चल रहा था, जो एक हाथ में से अपना हाथ दिए दूसरे से कॉटन कैंडी खा रही थी। वैसे इंसान सामने वाले से भी पूछ लेता है क्या? उसने नासमझी से माहिर को देखा। अगर हम कुछ खा रहे हो तो सामने वाले से भी बंदा मुरव्वत में पूछ ही लेता है, आपको भी खानी है? हाँ। तो अपनी खरीद लेते, मज़े से कहती वो फिर से खाने लगी। मतलब साफ था, माहिर को खिलाने का इसका कोई इरादा नहीं था। कैंडी ज़्यादा ही बड़ी थी, इसलिए खाते वक्त इसके नाक और गाल पर भी लग चुकी थी। खरीदने की क्या ज़रूरत है, तुम हो ना मुझे खिलाने के लिए। इसने रुक कर इज़ा का रुख अपनी जानिब किया, जिस पर इसे नासमझी से इसने देखा और कॉटन कैंडी पीछे कर ली। लेकिन माहिर का इसकी कैंडी को नहीं, इससे खाने का इरादा था। माहिर ने इसकी नाक पर अपने लब रखे, जिससे इज़ा को नाक पर लगी कैंडी इसके होठों पर लग गई। नहीं, ऐसे मत खाए, मैं खिला देती हूँ। इसने कॉटन कैंडी इसके सामने की, जिस पर मुस्कुराते हुए इसने हल्की सी चख ली। खाने खानी तो इसने वैसे भी नहीं थी, बस इज़ा को थोड़ा सा तंग करना था। जबकि माहिर की कुछ देर पहले की गई हरकत से इसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो सड़क पर इस तरह की कोई हरकत करेगा इसे अंदाज़ा नहीं था। इसका हाथ पकड़कर वो फिर से चलने लगा। जब थोड़ी दूर मज़ीद चलने के बाद इज़ा मैडम को नींद आने लगी, जिसकी वजह से वो बार बार आंखें मसलती तो कभी हाथ मुंह पर रखती। घर कब आएगा? क्यों? मुझे नींद आ रही है। तो तुम सो जाओ। कैसे? इसके कहने पर माहिर इसके सामने बैठ गया, जिस पर इज़ा ने चहकते हुए इसकी गर्दन के गिर्द अपने दोनों हाथ डाले और बच्चों की तरह इसकी कमर पर चढ़ गई। आपको पता है माहिर सर, बचपन में मुझे बाबा जानी ऐसे ही उठाते थे। अपने बाप का जिक्र करते इसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई थी। माहिर सर, अगर वो होते तो क्या वो भी पुप्पो की तरह मुझे गलत समझते? वो भी पुरानी बातों की तरफ जा रही थी, जिनसे माहिर इसे दूर रखना चाहता था। नहीं इज़ा, वो जानते थे इनकी बेटी कैसी है, वो तुम्हें कैसे गलत समझ सकते थे। लेकिन मज़ीद कोई बात नहीं, शाबाश, सो जाओ इज़ा, वरना नीचे उतार दूंगा। उसने अपना सर माहिर के कंधे पर रखा और थोड़ी ही देर में वो सो चुकी थी। नींद गहरी नहीं थी, लेकिन पुरसुकून थी। नींद में ही इसने बेड के दूसरी तरफ हाथ रखा, लेकिन वहाँ किसी को ना पाकर इसकी आंख खुल गई थी। इसने नींद से भरी आंखें खोलकर पूरे कमरे का जायज़ा लिया। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और रीज़ा कमरे में नहीं थी। इसने घड़ी की तरफ देखा, जो 6:30 बजे का टाइम बता रही थी। इस वक्त ईज़ा कहाँ जा सकती थी? कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, जहाँ इसे ईज़ा की आवाज़ सुनाई दी। वो इस वक्त किससे बात कर रही थी? आंखें मसलते वो लॉन्च में आया, जहाँ बैठे आर्यन को देखकर इसे बेहद हैरत हुई थी, जो इस वक्त ईज़ा के साथ बैठक कैरम खेल रहा था। बाबा साईं, आप यहाँ कब आए? उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों इसकी जानिब मुतवज्जे हुए, जहाँ वो बिखरे बालों के साथ ट्राउज़र और शर्ट में खड़ा था। वैसे मैं रात को यहाँ आया था, तुम दोनों सो रहे थे, इसीलिए डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। मुझे गांव के लिए निकलना है, शाम तक इज़ा यूनिवर्सिटी जाएगी, तुम ऑफिस में होगे, शायद मिलने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए कि मैं रात को यहीं आ गया था। इसने पूरी तफसील बताई। सब खैरियत है? हाँ, यही खैरियत है, बस अपनी बहू से मिलने का दिल चाह रहा था तो आ गया। उसने नरमी से इज़ा के गाल को छुआ था। और सुबह के इस वक्त आप कैरम खेल रहे हैं? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बाबा साईं भी जाग रहे थे तो हम कैरम खेलने लग गए। इसकी बात का जवाब इज़ा ने दिया। फिलहाल बहुत खेल लिया, अब जाओ, यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है। लेकिन अभी गेम बाकी है। इज़ा, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। माहिर के कहने पर इसने मुंह बनाकर आर्यन की जानिब देखा, जिसने मुस्कुराते इसे जाने का इशारा किया था। तुमसे मिले बगैर थोड़ी जाऊंगा, फिलहाल अभी जाकर तैयार हो जाओ और ये गेम हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अपना सर हिलाकर वो तैयार होने कमरे में चली गई और इसके जाने के बाद माहिर आर्यन के पास बैठकर बातें करने लगा।
माहिर के लेक्चर से ज़्यादा इस वक्त इसका ध्यान पीछे बात करती लड़कियों की जानिब था जो कब से इसके शौहर को डिस्कस कर रही थी। ये नए सर कितने हैंडसम है ना। हाँ है तो, पीछे बैठी इस लड़की ने अपने साथ बैठी लड़की की बात की तायीद की थी। वैसे इनका नाम क्या है? माहिर शाह। हाय कसम से बड़े हॉट हैं। गुस्से से मुड़कर वो कुछ कहने लगी जब मिशाल ने इसे वापस सीधा किया था। क्या मसला है मिशाल? चुपचाप बैठ जाओ। वो माहिर सर को इतनी देर से डिस्कस कर रही हैं। इग्नोर करो, लेक्चर पर ध्यान दो। विशाल ने इसका चेहरा माहिर की जानिब मोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसका सारा ध्यान पीछे बैठी इन लड़कियों की जानिब था। दिल चाह रहा है फिजा एक बार इनके मसल्स को टच करूं। इस बार जैसे इसके सब्र का पैमाना लबरीज हो चुका था। इसने मुड़कर गुस्से से इन्हें घूर कर देखा। क्या इतनी देर से फजूल बोलने जा रही हो? तुम्हें क्या मसला है? हम अपनी बातें कर रहे हैं। इसके कहने पर फिजा ने मुंह बनाकर जवाब दिया था। करो मेरी बला से तुम दोनों जो भी बातें करो, लेकिन माहिर सर के बारे में अब कुछ मत कहना। क्योंकि तुम्हारे क्यों? तुम्हारे क्या भाई लगते हैं? शौहर, इसने जोर देकर कहा। शौहर है वो मेरे, मैं इनके निकाह में हूँ। वो मेरे महरम है, यानी हमारा निकाह हो चुका है। वो मेरे महरम है यानी हमारा निकाह हो चुका है, बल्कि रुखसती भी हो चुकी है। तो अब इनके बारे में कुछ कहा तो मैं तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। गुस्से से वो ने ये चीज़ अच्छे से बावर करवा देना चाहती थी ताकि माहिर से इसका क्या रिश्ता है इन्हें बता दे। जबकि इसके कहने पर वो दोनों तो बस हैरत से उस छोटी सी लड़की को देख रही थी जो सामने खड़े इनके सर की बेगम थी। इज़ा। माहिर की आवाज़ पर इसने चेहरा इसकी जानिब मोड़ा और उसके कहने पर खड़ी हो गई। ध्यान कहाँ है आपका? यही है। अच्छा, मैंने क्या समझाया? माहिर के कहने पर वो अपने लब चबाने लगी। इसने क्या समझाया था ये तो इसने सुना ही नहीं था, क्योंकि इसका तो सारा ध्यान इन लड़कियों की बातों पर था। वो मैं भूल गई। जब काफ़ी देर तक कोई जवाब जहन में नहीं आया तो इसने यही जवाब दिया, जिसे सुनकर माहिर ने इसे बाहर जाने का इशारा किया। इज़ा ने बेयकीनी से इसे देखा। वो कैसे इसे क्लास से बाहर भेज सकता था? इसके दोबारा कहने पर नज़र झुकाए वो क्लास से बाहर चली गई। शर्मिंदगी से इसकी आंखें नम हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले इसने इन लड़कियों के सामने कितने फ़ख्र से कहा था कि माहिर इसका शौहर है, और अब इसका शौहर और अब इसके शौहर ने सीधा इसे क्लास से बाहर निकाल दिया था। वो अब माहिर से कभी बात करने वाली नहीं थी, और इस बात का वो पक्का फैसला कर चुकी थी। क्लास ख़त्म होते ही वो बाहर निकला। जब नज़र इज़ा पर गई जो नज़र झुकाए खड़ी थी। वो मेरे ऑफिस में आओ, माहिर ने से करीब आकर कहा। मैं नहीं आऊँगी। मैं तुम्हारा सर हूँ, तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। फेल कर दूंगा। चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए इसने धमकी दी थी और इसने अपने पीछे आने का इशारा किया, जिस पर वो सख्त बदमज़ा होकर इसके पीछे चल दी। इसके ऑफिस रूम में दाखिल होते ही माहिर ने दरवाज़ा बंद करके इसे दरवाजे से लगाया और बिना इसे कुछ समझने का मौका दिए इसके लबों पर झुक गया था। इसके सीने पर हाथ रखकर इज़ा ने इसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वह टस से मिस नहीं हुआ था। इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है इज़ा, मैंने तुम्हें बस तुम्हारी गलती की सज़ा दी है। इसके लबों को आज़ाद करके माहिर ने इसके फूले हुए चेहरे को देख कर कहा, जिस पर इसकी आंखों में बैठे आंसू जिन्हें कब से वो गिराने से रोक रही थी बहना शुरू हो चुके थे। मेरी कोई गलती नहीं है, बस आपकी गलती है। मेरी हालत का तो ख्याल नहीं है, मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। पता है ना मुझे चक्कर आ रहे थे। इसने रोते हुए अपनी आस्तीन से नाक और आंसू साफ किए। जबकि इसकी बात सुनकर माहिर ने इसे परेशानी से वहां रखी चेयर पर बिठाया। तुम्हें चक्कर आ रहे थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब बताऊंगी भी नहीं। इसके कहने पर माहिर इस वक्त इसे ये भी नहीं कह सका कि वो बता चुकी है। हटे, मुझे जाना है। वो अपनी जगह से उठी जब माहिर ने इसे वापस बिठाया। कहीं नहीं जा रही हो तुम? मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। भाड़ में गई क्लास, बैठो यहाँ पर और यहीं बैठी रहो। इसका अंदाज थोड़ा सख्त हुआ था, जिसे देख कर इज़ा खामोशी से वहाँ पर बैठी रह गई। माहिर ने इसके लिए जूस और चंद खाने की चीज़ें मंगवाई, और जब तक इसने वो सारी चीज़ें खा नहीं ली तब तक इसे उठने नहीं दिया। वह नाराज़ थी और अपनी नाराज़गी वो भरपूर तरीके से दिखा रही थी। ये अलग बात है कि माहिर की मंगवाई हर चीज़ इसने खाई ज़रूर थी। इसे घर छोड़कर वो ऑफिस के लिए निकल गया था। सारे रास्ते इज़ा ने इससे कोई बात नहीं की। इसे मनाने के लिए माहिर का इरादा इसके लिए कोई अच्छा से गिफ्ट लेने का था। इज़ा को क्या पसंद था ये इसे मिशाल से बेहतर कोई नहीं बता सकता था। जबकि दूसरी तरफ घर में दाखिल होते वो सीधा आर्यान के पास गई, माहिर की शिकायत करने। आर्यान वापस जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो इज़ा से मिलकर जाना चाहता था, लेकिन इसका शिकायतनामा सुनकर इसे भी अपने साथ ले जाने का इरादा कर लिया। ये इसने बहुत गलत हरकत की है। इसकी सारी शिकायतें सुनकर आर्यान ने अपनी राय दी थी। तो हम ऐसा करते हैं ना, तुम्हें गांव ले चलते हैं। वैसे भी अब 2 दिन तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी ऑफ ही है।
सच में आयरा आंटी के पास? इसके कहने पर आर्यन मुस्कुरा उठा था। हाँ, तुम्हारी आयरा आंटी के पास। जाओ जल्दी से अपना सामान ले चलो, फिर हम चलते हैं, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में इस नालायक को तुम्हारी कदर आ जाए। इसके कहने पर वो अपना सर हिलाती जल्दी से कमरे में चली गई ताकि अपना ज़रूरी सामान ले सके। मैं अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो पता नहीं क्यों बीच में घुस रहा है, इसने साहिर को घूर कर कहा, जो इसके साथ गाड़ी में बैठा था, जबकि ड्राइवर सीट पर वो खुद मौजूद था। मेरी गैर मौजूदगी में तूने अपना सारा वक्त अपनी बीवी के साथ ही गुजारा है, और मैं देख रहा हूँ जब से तेरी बीवी आई है ना, तो मुझे इग्नोर करने लग गया है। क्या करूँ, शादीशुदा इंसान हो, तुझे नहीं पता शादीशुदा बंदे के कितने काम होते हैं। तू खुद तो बस निकाह करके बैठा है। इसका अंदाज चिढ़ाने वाला था, जबकि इसकी बात सुनकर साहिर ने इसे घूर कर देखा था। मेरी भी चंद माह के बाद रुखसती है। हाँ, जब तक होगी तेरी रुखसती, जब तक तो मेरे बच्चे भी इस दुनिया में आ जाएंगे। बच्चों से याद आया, वैसे तो बड़ा करता था, साहिर मेरा भाई है, हमने एक साथ सारे काम करने हैं। साथ क्या किए, तूने तो ये काम मेरे बिना ही कर लिया। जैसे तू तो जानता ही नहीं है ये सब कैसे हुआ। बाकी तेरी सर्विस स्लो है तो मैं क्या करूं। इसके कहने पर साहिर ने जोर से इसके बाजू पर मुक्का रसीद किया, और इसकी इतनी जोर से मारने पर माहिर बस दर्द से कराह कर रह गया। घर पहुंचते ही ईज़ा की गैर मौजूदगी देखकर इसे परेशानी ने आन घेरा था। कहीं नाराज़गी में वैसे छोड़कर तो नहीं चली गई। बाबा साहिब भी तो यहीं थे ना, आज इनसे पूछ ले, पता नहीं इनके साथ हो। साहिर के कहने पर इसने जल्दी से आर्यन को कॉल मिलाई। कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था मेरे बेटा। बाबा साईं, ईज़ा आपके साथ हैं? हाँ, तुम्हारी बीवी मेरे कब्ज़े में है, इसलिए परेशान मत हो। तो आप इसे कहाँ लेकर गए हैं। हम गांव जा रहे हैं। इसे साथ लेकर क्यों जा रहे हैं। वो तुमसे नाराज़ थी ना, इसलिए। स्पीकर से आती आर्यन की बात सुनकर साहिर ने कहका लगाया। इतनी बेताबी और बेचैनी से माहिर घर आया था ताकि अपनी नाराज़ बीवी का दीदार करे और इसे मना सके, लेकिन वो तो यहाँ थी ही नहीं। साहिर तुम्हारे साथ है। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ सुनकर इसने पूछा था। हाँ, आर्यन के पूछने पर इसने बिगड़े मूड के साथ जवाब दिया। पहले ही गुस्सा आ रहा था और साहिर का हंसना इसके गुस्से को मज़ीद बढ़ा रहा था। तो यहाँ रहकर अपनी बीवी के जाने का गम मना। मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी के पास। निकाहशुदा बीवी कम अज़ कम मेरे पास तो है। इसने अपनी हंसी पर जब्त किया और वहाँ से जाने लगा। जब स्पीकर से आती आर्यन की आवाज़ सुनकर इसका हाल भी माहिर की तरह हो गया। माहिम भी मेरे पास है साहिर, बाकी तुम दोनों मिलकर इंजॉय करो। बाबा साईं, माहिम को क्यों लेकर गए हैं। इसने फ़ोन माहिर के हाथ से लेकर बेताबी से पूछा। ऐसे ही बस दिल चाह रहा था। अपनी तीनों बहुओं को अपने पास रखो, तुम दोनों मज़े करो, और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इज़ा माहिर से नाराज़ है, तो तुम दोनों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है। माहिर नहीं आ सकता, पर मैं तो आ सकता हूँ ना। नहीं, क्यों, तुम दोनों पार्टनर हो ना। सोचा एक के साथ ये काम करूँगा तो दूसरे को बुरा न लग जाए, इसलिए तुम दोनों की बीवियों को ले आया। इसने गाल कट कर दी और अब इसकी हालत देखकर हंसने की बारी माहिर की थी। सर, आप दोनों को आर्यन साहिब ने अंदर आने से मना किया है। इन दोनों को वहां देखते ही गेट पर खड़े गार्ड ने कहा, जिस पर इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। अब ये हमें हमारे घर जाने से ही रोकेगा। माहिर जी, उन्होंने कहा है अगर आप यहाँ आओगे तो इन्हें फ़ौरन बता दो। जानते हो ये कौन है। माहिर ने इसके करीब आकर साहिर की जानिब इशारा किया। ये शाह इंडस्ट्रीज़ का मालिक है, तुम्हारी तनख्वाह ये देता है, तुम्हारे आर्यन साहिब नहीं। वो तो बस यहाँ बैठकर हुक्म चलाते हैं। अब ये तुम पर है, या तो इनका हुक्म मानो या फिर साहिर से अपनी हर माह की तनख्वाह लो। इसके कहने पर गार्ड ने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। जाएं, हम तो नौकर लोग हैं, हम कौन होते हैं रोकने वाले। इसके कहने पर साहिर ने दाद देने वाले अंदाज में माहिर को देखा और अंदर चला गया। आपको आर्यन अंकल ने यहाँ आने से मना किया था माहिर भाई। आप कमरे में दाखिल इसके कमरे में दाखिल होते ही माहिम ने कहा। इस वक्त वो साहिर के कमरे में बैठी थी और इज़ा इसके साथ ही बेड पर सो रही थी। अपने बाप का इतना फरमाबरदार भी नहीं हूँ मैं, अपनी इमानत को लेकर जाऊंगा। इसने बेड पर सोई इज़ा की जानिब इशारा किया, जिस पर इसने अपने कंधों को उचकाया था। आप ही की है, ले जाएं। माहिर ने आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे से बाहर चला गया। जब अपनी नींद खराब करती देख इसने आंखें खोली और ख़ुद को माहिर की बाहों में पाकर, इससे पहले कि वो चीखती, माहिर इसके मुंह पर हाथ रखे इसे जल्दी से अपने कमरे की जानिब लेकर भागा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं। पहले देख तो लो। पहले देखकर तो इसे लगा कि माहिर वापस कमरे में आ गया है, जबकि इस वक्त साहिर और माहिर ने कपड़े भी एक जैसे पहने थे। लेकिन ज़्यादा गौर करने पर पता चल गया कि वो साहिर है, माहिर नहीं।
मैं तुमसे मिलने आया था। हालांकि आर्यन अंकल ने आप दोनों को मना किया था। अब मैं इतना फर्माबरदार भी नहीं हूँ। माहिर भाई ने भी यही कहा था। गलत थोड़ी कहा था। लेकिन मैं अच्छी बहू हूँ, मैं इनकी बात ज़रूर मानूंगी। जल्दी से कहकर बिना इसे कुछ समझने का मौका दिए कमरे से भाग गई। इसकी इस हरकत पर साहिर भी जल्दी से इसके पीछे भागा। लेकिन शायद इसकी कीमत लेकिन शायद इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि आर्यन इस वक्त अपने कमरे से बाहर था और महिम भागते हुए सीधा इसी के पास गई। आर्यन अंकल, देखिए ये दोनों ज़बरदस्ती हवेली में घुस आए हैं, हालांकि आपने मना किया था। साहिर को देखते इसने आर्यन से कहा, जिस पर साहिर ने बेचारगी से मुंह बनाकर अपने बाप को देखा। बाबा साईं, ज़बरदस्ती कैसी? हमारा अपना घर है। दूसरे वाला कहाँ है? आर्यन ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते सवाल पूछा था। वो अपनी बीवी को अपने कमरे में लेकर गया है। अब आप जाकर इसके कमरे का दरवाज़ा बजाएं, अच्छा तो नहीं लगेगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अब तुम दोनों अब आ ही गए हो तो खैर है। माहिम बेटा जाओ, जाकर मेरे कमरे में सो जाओ। उसके कहने पर माहिम ने अपना सर हिलाया और एक नज़र साहिर पर डालकर वहाँ से चली गई, जो सख्त नज़रों से इसे घूर रहा था। भला क्या ज़रूरत थी कमरे से बाहर जाने की? बाबा साईं, तो आप कहाँ सोएंगे? मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। इसके कहने पर साहिर ने मुंह बनाया। ठीक है, सो जाएं। पर रात को अगर मैं माहिम को समझकर आपको कुछ किस करने लग गया तो मुझे मत कुछ कहिएगा। इसकी तरफ से इसकी धमकी दी अपनी तरफ से इसने धमकी दी, जिस पर आर्यन को कोई असर नहीं हुआ था। इन लोगों का रिश्ता हमेशा से एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह ही था, इसलिए कोई भी बात बिला झिझक कर लेते थे। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें किस्सा समझ लूँगा। इसके कहने पर साहिर का बिगड़ा मूड मजीद बिगड़ गया था, जिस देखकर आर्यन ने कहका लगाया।